पब्लिसिटी स्टंट करके इस देश में प्रधानमंत्री बैठा है, वो भी कहता है मैं सांसद बनने के बाद सबसे बड़ी बात तो आपको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं सांसद निधि से अपने क्षेत्र के विकास के लिए। आप उनको जहाँ चाहे जिस डेवलपमेंट में आपको प्रायोरिटी। जैसे हमने नगीना में भाई चंद्रशेखर जी खड़े हुए और जब शुरुआत जब उन्होंने की तो लोग मतलब एक निराशाजनक बातें कर रहे थे, लेकिन आज देखो कि वो ऐतिहासिक जीत बनने वाली है नगीना में, और वही जो ऐतिहासिक जीत जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक मतलब रिपीट होगी, क्योंकि जो सामने प्रत्याशी है धनबल में, बाहुबल में, नेशनल पार्टियों की जो उनके पीछे एक बैकअप है उसमें भले ही वो हमसे ज्यादा हो, लेकिन पिछले साल का 10 साल का अगर रिकॉर्ड सांसद जी का देखे, जो अभी वर्तमान थे सांसद, उनका देखें तो जनता उनको पहचानती भी नहीं है कि हमारे सांसद है, जनता को नाम भी नहीं पता शायद उनके सांसद है, तो फिर वो उनको तो जनता वैसे ही रिजेक्ट कर रही है। रही बात कांग्रेस पार्टी के जो है, कांग्रेस पार्टी का के जो उतारे गए उम्मीदवार हैं उनका आप देखो कि कांग्रेस खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है। जैसे उनका नाम नॉमिनेट होता है, कांग्रेस के लोग इस्तीफा देके बीजेपी में चले जाते हैं। तो जब देश बचाने की बात चल रही है इस टाइम कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं बचा सकती। नमस्कार साथियों, हम इस समय बैठे हैं बबीता यादव जी के साथ, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी है आजाद समाज पार्टी की। परसों इन्होंने भी नामांकन किया था और बहुत जोर शोर बहुत उत्साह के साथ नामांकन हुआ था इनका। हमने परसों भी आप लोगों को दिखाया था इनके बारे में, और आज हम फिर इनके साथ बात कर रहे हैं। और आज जो है बबीता जी के साथ हम पात्र बनेंगे उनकी रैली के, जो वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, हम उस में उनके साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको वही दिखाएंगे कि कैसे बबीता जी मेहनत कर रही हैं, कैसे क्षेत्र के लोगों के साथ बात कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिल्ली जहाँ से ये है, इस प्रत्याशी यहाँ से तकरीबन लगभग 13 प्रत्याशी आए हैं, निर्दलीय और दलीय सब मिला के। उसके बावजूद बबीता जी हिम्मत नहीं हार रही हैं, डटी हुई हैं, पूरी हिम्मत के साथ काम कर रही हैं। उसी के बारे में बबीता जी से बात करेंगे। जी बबीता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, प्रत्याशी जो है आप यहाँ से सिर्फ एक आप ही शायद महिला हैं यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको कि इतने बड़े बड़े नाम आए हैं हुए हैं सामने? यहाँ पे मनोज तिवारी हैं, कन्हैया कुमार हैं, और भी बहुत सारे चेहरे हैं, डॉक्टर अशोक कुमार है बसपा से। तो आपको कहाँ लग रहा है कि आप इन सब के बीच में कहाँ टिक पाएंगी या कहाँ देख रही हैं अपने आप को? सबसे पहले तो मैम हमारी जो पार्टी है भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का एक नाम है। हमारी जो पार्टी अन्याय के विरुद्ध जो लड़ती है और जितनी हर बात की जो आवाज जो उठाती है, ऐसा शायद ही कोई पार्टी होगी। मुझे लगता है कि सारी पार्टियां जो है उन्हें पॉलिसी पैरालिसिस सा हो रहा है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में निकल के आएंगे, उसके बाद जनता से मतलब कोई अगर जनता मिलना भी चाहे किसी भी सांसद से, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो, वो सांसद उनको दिखाई भी नहीं देंगे अपने क्षेत्र में। तो क्या चाहिए उनकी कोठी दिल्ली में हो या कहीं पर भी, उसको भी मिलने चले जाए ना तो भी नहीं मिलते। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो हर समय हर व्यक्ति के लिए जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़ी है। तो मैं तो मानती नहीं कि हमारी टक्कर इनसे है, हमारी टक्कर सिर्फ हमसे है। हमारा जो मुकाबला है सिर्फ अपने आप से है कि हम कितनी मेहनत कर पाते हैं, कितना हम जनता के पास पहुंच पाते हैं। नहीं, ये हम लगातार देख रहे हैं कि आप खुद जा रही है जनता के बीच में, रोज जा रही हैं। और अभी जो एक रेप केस हुआ था बच्ची का, वहां भी गए, उनके परिजनों से मिले गोंडा में। तो ये हम लगातार देख रहे हैं कि आप पैदल जाती हैं सबसे मिलने के लिए। वहीं आज हमने देखा कि कन्हैया कुमार ई रिक्शा पे आए थे अपना नामांकन भरने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि आप भी रोज जब जाती हैं डोर टू डोर कैंपेन खुद कर रही हैं आप, तो क्या लग रहा है आपको कि आप पैदल चल के जा रही हैं तो आपका राजनीतिक स्टंट है, या ई रिक्शा पे कन्हैया कुमार आ रहे हैं तो इसको राजनीतिक स्टंट से जोड़ा जाएगा? देखो, मेरा तो जैसी मेरी पोजीशन है मैं उसके अकॉर्डिंग लोगों के साथ जा रही हूँ, जैसी मेरी भावना है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही मैं सिविल सर्विस की जब तैयारी कर रही थी तब भी मेरे को यही था कि मतलब हर बच्चे का सपना होता है कि वो डीसी बन के अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करेगा, ये करेगा, इस तरीके से करेगा। लेकिन अब जब राजनीति में आए हैं तो वही है कि मैं हर व्यक्ति से डोर टू डोर मिलूं और हर व्यक्ति की हर गली की समस्याएं जो है मेरे को पता चले, ताकि एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की जा सके। और यूथ जो है तो सामान्य परिवार से उसकी भागीदारी भी पॉलिटिक्स में उसके। और जो कन्हैया जी का है वो तो पब्लिसिटी स्टंट तो मैं बता ही सकती हूँ, क्योंकि 2.5 करोड़ तो नेशनल पार्टी है वही देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो तो गाड़ियां भी कर सकते थे। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। और ये सब कहने की बातें, जिस पार्टी ने 70 साल में राज किया है उस पार्टी के लिए आप सब कुछ है। आप देखो कि राहुल जी को जब
पार्लियामेंट की जब सदस्यता उनकी रद्द की गई थी तो पूरे देश में एक माहौल बना दिया गया कि उनके पास तो घर नहीं है, जबकि उनकी संपत्ति आप देखोगे, उन नॉमिनेशन फॉर्म में भी देख लो कि कितनी संपत्ति उनके पास है। 70 साल से इस पार्टी ने राज किया, उनके पास मतलब घर नहीं होगा। तो ये सब पब्लिसिटी स्टंट होता है। घर तो आप और मेरी जैसी महिलाओं के पास नहीं है। ये बताओ, इस देश में जब बेटी पैदा होती है तो ना तो उसको पिता की संपत्ति मिलती है और ना उसको पति की तरफ से कुछ मिलता है। कागजों में भले मिलता हो कि बेटी की प्रॉपर्टी में, बाप की प्रॉपर्टी में पिता का हक है, लेकिन जब भी अगर उसको कोई जरूरत पड़ी तो वो जब लेने जाएगी तो गांव वाले उसको, घर वाले बुलाना ही छोड़ देंगे। कोई भी भाई जो है मतलब अपनी बहन को अधिकार देके कि भाई ये उसकी प्रॉपर्टी है और उसमें मतलब कोई भी खुश नहीं, समाज भी खुश नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने तो अपनी बहन को अधिकार दिया है, आगे आगे रख रहे हैं वो अपनी बहन को। लेकिन जिस दिन पीएम बनने की बात आएगी ना, और जब प्रियंका गांधी को राहुल जी की को साइड करके उनको देने का हक आएगा, जब देखेंगे कि बहन को अधिकार देंगे कि नहीं देंगे। तो ऐसे ही जब लड़की ससुराल में जाती है तो उधर भी अधिकार नहीं मिलता है। उधर जब तक उसका हस्बैंड मतलब एक ओल्ड एज ना हो जाए, जब तक उसके कोई नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है, और कुछ अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, तलाक हो जाए या दूर रहना पड़ जाए, तो उसको ना तो मतलब कहीं से कोई अधिकार ही नहीं मिलता, कहीं से कोई घर आशियाना ही नहीं है उसके पास। तो इस देश में अगर होमलेस है तो आप महिलाएं, इस देश की 50% जो आबादी है वो है, इस देश का जो गरीब है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो है। आप देख लो कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरी झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र है। 25-25 गज के मकान है, उसमें 11-11 लोग रहते हैं, छोटी छोटी झुग्गियां बनी हुई है, उसमें लोग रहते हैं। ये लोग हैं होमलेस। तो लेकिन सारे पब्लिसिटी स्टंट करके इस देश में प्रधानमंत्री बैठा है, वो भी कहता है मैं गरीब हूँ। अगर आप जीत जाती हैं और सांसद बन जाती हैं तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप तो किसी को घर ऐसे मतलब किसी होमलेस को घर नहीं दे सकते ना। देखो मैम, सांसद बनने के बाद सबसे बड़ी बात तो आपको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं सांसद निधि से अपने क्षेत्र के विकास के लिए। आप उनको जहाँ चाहे जिस डेवलपमेंट में आपको प्रायोरिटी लगे आप वहाँ खर्च कर सकते हैं। ये है कि इतने बड़े बड़े चेहरे सामने हैं, आपको कैसे लगता है कि आप संसद तक का सफर जो है पूरा कर पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, जैसे हमने नगीना में भाई चंद्रशेखर जी खड़े हुए और जब शुरुआत जब उन्होंने की तो लोग मतलब एक निराशाजनक बातें कर रहे थे, लेकिन आज देखो कि वो ऐतिहासिक जीत बनने वाली है नगीना में। और वही जो ऐतिहासिक जीत जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक मतलब रिपीट होगी, क्योंकि जो सामने प्रत्याशी है धनबल में, बाहुबल में, नेशनल पार्टियों की जो उनके पीछे एक बैकअप है, उसमें भले ही वो हमसे ज्यादा हो, लेकिन पिछले साल का 10 साल का अगर रिकॉर्ड सांसद जी का देखे, जो अभी वर्तमान थे सांसद, उनका देखें तो जनता उनको पहचानती भी नहीं है कि हमारे सांसद है। जनता को नाम भी नहीं पता शायद उनके सांसद है, तो फिर वो उनको तो जनता वैसे ही रिजेक्ट कर रही है। रही बात कांग्रेस पार्टी के जो हैं, कांग्रेस पार्टी के जो उतारे गए उम्मीदवार हैं, उनका आप देखो कि कांग्रेस खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है। जैसे उनका नाम नॉमिनेट होता है, कांग्रेस के लोग इस्तीफा देके बीजेपी में चले जाते हैं। तो जब देश बचाने की बात चल रही है इस टाइम कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं बचा सकती। लेकिन आप भी तो पहले कांग्रेस पार्टी में थी मैडम, आप भी तो वहां से इधर आई है। वही मैंने कहा कि अगर मान लो आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हो, हम तो यूथ हैं, हम किसी पार्टी को ज्यादा जानते नहीं थे। मैं IAS की तैयारी करी थी, फिर जब राजनीति मानी की वो करी, तो हर कोई चाहता है कि भाई एक नेशनल पार्टी बड़ी मिले, जब कुछ करने का मौका मिले। तो और नेशनल पार्टी भी वो मिले जिससे आइडियोलॉजी मैच होती है। तो उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उनका मतलब पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी की जो विचारधारा उसमें डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, उसमें यही गांधीवादी विचारधारा, हम गांधी जी से प्रभावित है, हम अम्बेडकर जी से प्रभावित है। लेकिन जब मैंने पार्टी में काम किया तो पता चला कि पार्टी में तो कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और उन्हीं लोगों की चलती है, उन्हीं के बच्चे जो हैं आगे बढ़ते हैं। परिवारवाद, भाई भतीजावाद इस पार्टी में, और दूसरा बात पूंजीवाद। जिसके पास पैसा है वो टिकट लाएगा, या जिसकी के गॉड फादर वहां पर बैठे हुए हैं वो टिकट लेके आएंगे। आम व्यक्ति के लिए, जैसे राहुल जी कहते हैं श्रमिक न्याय, कि राहुल जी ने श्रमिकों के किसी भी कैंडिडेट को, जो आम व्यक्ति है, जैसे किसी टाइम अन्ना मूवमेंट चला था जब कुछ लोग बने थे, आम व्यक्ति ऐसे उठा के किसी श्रमिक को टिकट दी। उन्होंने कहा महिला न्याय, 50% रिजर्वेशन, चलो इस पार्टी, पहले बात तो 70 साल से उन्होंने बिल पास करवाना चाहिए था, उन्होंने नहीं करवाया, बिल पास हुआ जिसको 2029 में टाल दिया। ये एक देश का शायद पहला बिल होगा जिसको 5 सालों के लिए टाला गया है। तो राहुल जी अगर महिलाओं के साथ न्याय करना चाहते थे तो वो 5 जो अपनी जो टिकटें हैं वो 50% महिलाओं के लिए बांटते। मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए। मैंने वही कहा कि रियल में जो पावर कहाँ से शुरू होती है, उस पावर को जब महिलाओं को दोगे ना, तब ये देश सशक्त होगा, जब महिला सशक्त होगी। ये नहीं है कि आप मतलब उनको 1 लाख रुपए, कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपए एक महिला के लिए? सिर्फ उसकी यही वो मतलब एक उसकी शक्ति है कि 1 लाख रुपए में उसका काम चल जाएगा। आप ये लगा लो कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई घर वाले या कोई सपोर्ट नहीं करे, तो 1 लाख रुपए में पूरी साल का आपका चल जाएगा?
जब तक आपको नौकरी मिले। और महिलाएं सशक्त कैसे होंगी? महिलापुर में जो हुआ है, या अभी 2.5 साल की बच्चे के साथ हुआ, आज एक और रेप केस की घटना हुई है यही मुस्तफाबाद के, उसमें भी जाना है मुझे। तो ये सब जो हो रहा है ये तब होगा जब महिलाएं सिस्टम में बैठी होंगी, तब आपके हर बड़ी पोजीशन पे महिला होंगी, लोकतंत्र के चारों पिलर पे महिला होंगी 50%, तो आदमी भी जो है वो सेंसिटिव होकर महिला को देखेगा। आज जब आप उसके आप बराबर में ही नहीं हो तो आपको मतलब जैसे वो वही हो गए गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति। जो गरीब अमीर होता है वो गरीब को अपने कंपटीशन मानता नहीं, उसको कुछ समझता नहीं, अपने अनुसार पॉलिसियां बनवाता है। ऐसे ही वहां पर भी जब महिलाएं नहीं है तो सिस्टम में ऐसा ही व्यवहार होगा, ऐसे घरों में होगा, ऐसे रेप केसेज होते रहेंगे, छेड़खानियां होती रहेंगी और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहेगा। तो हर चीज में अगर युवाओं को न्याय देनी है तो उनको संसद में भागीदारी दो, क्योंकि संसद ही वो हिमालय है जहाँ से लास्ट व्यक्ति तक कैसी पॉलिसी पहुंचेगी, उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो वहां से तय होता है, ना कि वो कांस्टेबल या ग्रुप डी की नौकरी से तय होता है। तो आप देख सकते हैं कि बबीता जी कितनी जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है और आपको उनकी भाषा में भी जब आप बात करते हैं तो आपको एक ठेठपन जब होता है, देसीपन, वो दिखाई देता है, जबकि वो आईएएस है, प्योरली इंग्लिश में बात कर सकती हैं, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल एक हिंदुस्तानी और हिंदी तरीके से बात करती हैं। यही चीज है जो बबीता जी को सबसे अलग करती है और इसीलिए हम बार बार बबीता जी से मिलते रहते हैं और उन्हें हम दिखाते रहते हैं। हम चाहते भी हैं कि जो उनकी मुहिम है, अगर जिस तरीके से वो चल रही है और कह रही है कि मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ कर रही हूँ।